जोहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको गिरिडीह से बताएंगी, जहां गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। उनके खिलाफ जेएमएम के जिला यूथ उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फरदीन सरफराज अहमद के भतीजे हैं। फरदीन के चुनाव लड़ने को जेएमएम ने विरोधियों की साजिश बताई है और सरफराज अहमद के साथ रहने से कल्पना सोरेन की जीत होगी। कांग्रेस ने भी गठबंधन उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन संतरे की तरह है, ऊपर से एक दिखता है लेकिन अंदर से अलग अलग होता है। इनकी साजिश मानता हूं, दिग्भ्रमित करके, चाहे जैसे भी लोभ लालच भय पैदा करके एक कैंडिडेट को खड़ा करवा देना और ये सोचना कि एक पूरा समाज, पूरा वो कुनबा ही चला जाएगा उनके साथ, ये सब एक गलत धारणा है। इनको पता चलेगा और उनका कोई वजूद जनाधार नहीं है। हेमंत सोरेन जी का जो विकास रहा है और जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है, ये मुद्दे गांडे में काम करेंगे और हमें लगता है कि इंडिया अलायंस की जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से गांडे का उपचुनाव जीतने का काम करेगी। देखिए, संतरे की तरह हैं। संतरा अंदर से कई फांक होता है, कई टुकड़े होते हैं, ऊपर से उसका कवर देखिएगा तो लगे एक है। ये स्थिति उनमें है। ये विपक्षी इंडी गठबंधन या जेएमएम में आपस में ही इतनी लड़ाई है और सत्ता सुख भोगने की लड़ाई है। इसलिए देखते जाइए आगे आगे क्या। और बीजेपी विधायक अमित मंडल ने गांडे से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए गांडे में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। गांडे की जनता ये भली भांति जानती थी और वहां एक तरफा माहौल नहीं है, बल्कि जेएमएम की हार होनी बिल्कुल तय है। तो बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान। एक चिंता की जा रही है जिसको लेकर सरफराज अहमद जी ने अपना त्याग दिया, वो सांसद राज्यसभा चले गए और उसके कारण ये बाइपोल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर तो है नहीं यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस गांडे में है नहीं। तो जिस हिसाब से ना पॉलिटिकल क्राइसिस है ना सिंपैथी फैक्टर है, तो उस हिसाब से ये कह देना कि कल्पना सोरेन जी एक तरफा वहाँ चुनाव जीत रही है, ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता ये जानती है कि महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होने के कारण आज की डेट में वहां पर उपचुनाव हो रहा है। एक गांडे विधानसभा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको 5 साल के पहले एक बार फिर से चुनाव में झोंक दिया गया है। और लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में 15 उम्मीदवार हैं और इस बार बीजेपी के समीर उरांव, कांग्रेस के सुखदेव भगत और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। एक तरफ चमरा लिंडा नामांकन दाखिल कर आदिवासियों के हित के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात पर चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ सुखदेव भगत आदिवासी सरना धर्म कोड लागू कराने और चमरा लिंडा पर समाज के काम में बाधा डालने का आरोप लगा रहे। पार्टी के सरकार ने जिस प्रकार संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डाला है और उसी निमित्त विशेषकर मैं आदिवासियों के, क्योंकि रिजर्व सीट है, पूरे आदिवासी अस्मिता के बारे वो खतरे में है और हमारी धार्मिक पहचान जो सरना धर्म कोड के बारे लगातार हम मुखरता से बात रखें, उसके बारे ये सरकार उसको बंद कर दी, जो अन्य कॉलम था उसको बंद कर दी है। और इस बार तो हम ज़्यादा कारण से लड़ रहे हैं क्योंकि आपने मेरा वजूद को मिटाने का प्रयास किया। भाजपा वाले भाइयों ने चाहे तो केंद्र से हो, राज्य से हो, उस कॉलम को ही मिटा दिया जहां हम सरना लिखते थे। हमारा धर्म, मेरा फंडामेंटल राइट को ही नष्ट कर दिया। मेरी फोकस बिल्कुल मेरी लड़ने पार्लियामेंट में लड़ने का कारण ये है, हम पूछेंगे और जीत होगी यार, पूछेंगे हम वहां जाकर के क्यों मेरे खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। और अगली खबर गुमला से, जहां के पालकोट रोड में इंडी गठबंधन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस नेता गीताश्री उरांव ने किया। इस मौके पर कांग्रेस कई बड़े नेता मौजूद थे। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि 10 साल में बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है, पर इस बार के चुनाव में बीजेपी की हार मानो तय है। लोग सभी जितने कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं
और हमारे जो सहयोगी दल भी जो हैं, जेएमएम है, राजद है, सीपीआईएम है, ये सभी लोग जो हैं इस बात को देख समझ रहे हैं। और जनता में सबसे बड़ी बात ये है कि ये चुनाव में जो एक माहौल बना है, वो अभी वर्तमान में जो तानाशाह जो तंत्र चल रहा है, जो सरकार चल रही है, उसको उगाड़ फेंकने की पूरे देश भर में आक्रोश है। आपका जो इन 10 सालों में क्या नहीं हुआ है, एक से एक जो घटनाएं दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं। और गढ़वा में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की 56 सदस्यीय जंबो कमेटी बनाई गई। ये कमेटी पलामू की आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइया के पक्ष में जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार करेगी। इस मौके पर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, माले और आप पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से भाजपा का हवा निकल गया। जहां भी भाजपा के जो कैंडिडेट जा रहे हैं, उनका विरोध का सामना कर पड़ रहा है। लोग बैरन लौटा दे रहे हैं, उनको वापस आना पड़ रहा है। हम लोग 56 सदस्यीय एक कमेटी बनाए हैं, संसदीय कमेटी, जो पूरे चुनाव संचालन को देखरेख करेगी। और अन्य कमेटी है, जैसे वाहन कमेटी है, जिला कार्यालय कमेटी है, और सभी तरह का कमेटी का निर्माण हम लोग किए हैं। उसी का आप लोगों के समक्ष हम लोग घोषणा कर रहे हैं आज। और जमशेदपुर के बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वर्ण महतो को विजयी बनाने के लिए बीजेपी और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई है। इस मौके पर अब की बार 400 पार के आंकड़े को हासिल करने के लिए जोर शोर से चुनाव अभियान चलाने पर जोर दिया गया। साथ ही घर घर जाकर वोटर्स को जागरूक करने पर जोर दिए गए। सारे काम चल रही है। ऐसा जो बहुत सारे लोगों का आशाएं है, कुछ एजुकेशन, स्वास्थ्य के मामले में रेल का मैक्सिमम हम लोग काम कर चुके हैं। एयरपोर्ट का भी धीरे धीरे रास्ता प्रशस्त हो रहा है। और क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ स्थिति थोड़ा सा दिक्कत है, क्लास 2 के बाद बढ़िया एजुकेशन नहीं है, इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। रोजगार के बारे में युवाओं का, जैसे माइंस वगैरह खुला नहीं, माइंस बंद हो जाने के कारण काफ़ी लोग उस क्षेत्र में दिक्कत कर रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वर्ण महतो जी को 5 लाख से भी अधिक मतों से जिताने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे जिले से लेके मंडल तक के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। और आज हम लोग बैठकर रणनीति बनाएंगे किस प्रकार विद्युत महतो जी को यहाँ पे 5 लाख मतों से जिता के दिल्ली भेजना है और मोदी जी के किए हुए 10 वर्षों के कार्यों को आम माने जनता के बीच में पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता करेंगे। वहीं जमशेदपुर के सीपीआई कार्यकर्ताओं ने जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर के सीपीआई दफ्तर में जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद रहे। बैठक में जमशेदपुर से जेएमएम की जीत सुनिश्चित करने के लिए साझा रणनीति तैयार कर ली गई। मोर्चा के द्वारा जो यहाँ प्रत्याशी दी गई है माननीय समीर मोहंती जी को, हम पूरी दमखम के साथ इनको जिताने का काम करेंगे। यही उम्मीद के साथ हम संकल्प लेते हैं और पूरे जिले में हमारे जो कार्यकर्ता है वो एकदम सिपाही के तरह से लग करके इनको जिताने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे। हमको पूरा विश्वास है इनका जो भी संगठन और समर्थक है, कभी 2 विधायक किसी जिला में था, टीकाराम बाबू और देवी प्रसाद उपाध्याय, लेकिन आज भी उनका परछाया ये दोनों विधानसभा में कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से दिखने को मिलता है। मेरा पूरा विश्वास है कि इनका भरपूर सहयोग इंडिया गठबंधन को मिलेगा। वहीं बेरमो की कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो को खुला चैलेंज दे दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि ढुल्लू महतो 1932 की खतियान नीति के सच्चे समर्थक हैं, तो वो तुरंत बीजेपी से इस्तीफा दें और इस नीति को पारित करने वाली पार्टी जेएमएम में शामिल हो जाएं। धनबाद से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास 1908 का खतियान है, जबकि ढुल्लू महतो बाहरी हैं। अगर ढुल्लू महतो सही में 1932 के समर्थक है, आज वो जेएमएम पार्टी या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, हेमंत सोरेन जी का साथ दे, अनुपमा सिंह का प्रत्याशी मैं खुद वापस विड्रॉ करूं।
और अगली खबर हजारीबाग से, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल को विजयी बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस बैठक में जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जेपी पटेल के पक्ष में गांव-गांव में जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान चलाने का अहम निर्णय लिया है। ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह अलग राज लड़ने में हम लोगों ने लड़ने में जो अलग राज कराया, उसी तरह इनको जिताने में उसी ऋषियों से हम लोगों ने हजारीबाग जिला से जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ से जीत के दिल्ली भेजने का काम करेंगे। राजगी फराजगी नहीं है, गलत बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही है, ये शिबू सोरेन के सिपाही है, गैरू के सिपाही नहीं, चंपैदा का सिपाही, आदरणीय हेमंत जी के सिपाही, आदरणीय कल्पना जी का सिपाही है। गुरु जी के हाथों को मजबूत करना है, हेमंत जी के हाथों को मजबूत करना है, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथों को मजबूत करना है। राजनीतिक एक समय का मांग था। मेरे मन में उस समय एक सोच के तहत मैं एनडीए फोल्डर में गया था, लेकिन जो विचार जो हमारे मन में मेरे जो कार्यशैली, चाहे वह सांगठनिक रूप से हो, चाहे झारखंड के विकास की गति देने को, मैंने उस चीज़ को वहाँ पर नहीं पाया। इसलिए मैंने अपने पुराने विचारधारा वाले में लोगों के साथ जुड़ गया। और लोकसभा चुनाव को लेकर लातेहार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव में ऐसे 65 पोलिंग बूथ है जहां पर हेली ड्रॉपिंग के जरिए चुनाव में लगे कर्मियों को भेजा जाएगा। डीसी ने बताया कि लातेहार में रेलवे, सड़क के साथ ही हेलीकॉप्टर से भी कर्मचारियों को बूथ तक भेजा जाएगा। लातेहार जिला घोर नक्सल प्रभावित जिले में शामिल है और जिले में कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। हेली ड्रॉपिंग की प्रशासन की ओर से ट्रायल भी किए जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी जो इलेक्शंस में जो हमारा बेस हेलीपैड है प्लस जो हमारे लैंडिंग हेलीपैड्स हैं, उन सबको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उन पे जो हमारी ट्रायल लैंडिंग्स एंड टेक ऑफ्स है वो भी हो रहे हैं। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं जो इन बूथ्स में लैंड होंगी, उनको काफ़ी सेफली हम लोग अपने बूथ तक पहुँचा पाएंगे। खबर गिरिडीह से, जहां जमुआ प्रखंड के जोरा साख में घर में अचानक आग लग गई। इस आग में घर में रखे बर्तन, कपड़े, अनाज के साथ करीब 2 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त पूरा परिवार पड़ोस में शादी समारोह में पहुंचा हुआ था। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ। लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घर में आग लग गया, इसमें मेरा घर में कम से कम चावल, धान सब जल के राख हो गया और कपड़ा लत्ता सब जल के राख हो गया और पैसे भी कुछ था जो वो भी जल के राख हो गया। कितना का जला होगा, आप सबको अनुमान है? कम 2 लाख के आसपास जला होगा। 2 लाख के लमसम? हाँ। मतलब कैसे आग लगा, कोई जानकारी है? आग मेरे को घर के बाजू में शादी था, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा, हम शादी में थे शामिल। और अगली खबर धनबाद के बागमारा से, जहां शिक्षा विभाग में बच्चों के निवाले पर डाका डालने का आरोप लग रहा है। योजना के तहत स्कूली बच्चों के लिए भेजे गए चावल का हिसाब नहीं मिल रहा। आरोप है कि इस अनाज को शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने डकार लिया है। विभाग की ओर से चोरी का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। प्रखंड उप प्रमुख ने जब पंचायत प्रतिनिधि के साथ गोदाम की जांच की तो खिड़की के अंदर से तोड़े जाने के सबूत मिले, जिसके बाद घोटाले की आशंका जताई जा रही है। बीडीओ ने पूरे मामले पर कहा है कि चावल की चोरी हुई या फिर घपला किया गया। इसकी जांच लगातार जारी है और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये काटा गया है ग्रिल, वो लग रहा है अंदर से काटा गया है और 29 क्विंटल और 30 क्विंटल इतना छोटा ग्रिल से चावल पार होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। 3 से 4 घंटा का समय लगा होगा। हाँ, 60 पैकेट चावल है और 60 पैकेट चावल ऐसे नहीं जा सकता है। इसमें एकदम कहीं ना कहीं मतलब अधिकारी का मिली भगत का बू आ रहा है और इसमें बच्चा का निवाला खाने वाला को मैं पुलिस प्रशासन से एकदम आग्रह करता हूँ कि बच्चा का निवाला खाने को जेल के अंदर जाना चाहिए। चावल तो अब यहाँ फिर लेबर लोग जो यहाँ अंदर करते हैं वो लोग देखे कि यहाँ पर क्रेप मारा हुआ है, फिर हटाए तो देखते हैं कि काटा जी खिड़की अंदेशा लगा कि खिड़की काट करके चावल निकाल लिया गया है। अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है,
लेकिन अगर चोरी हुआ तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, और अगर किसी और तरह का कोई मसला आया तो फिर अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाए। और यहां रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए खबरें लगातार जारी है। अरे कश्मीर 1 और मणिपुर की एक सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मतलब देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लिए वोटिंग डे था। हर एक बूथ की रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी की सबसे ताजा जनसभा की सबसे ताजा रिपोर्ट, जो हर चरण का एजेंडा सेट कर रही थी। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस साउथ की सीटों पर है। इनमें केरल और कर्नाटक खास हैं। केरल में बीजेपी ने 10 या उससे ज्यादा सीटें जीत ली तो जाहिर तौर पर उसका वोट शेयर बढ़ेगा। इधर उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है और कर्नाटक में भी बीजेपी 2019 के शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन सिर्फ कागज पर है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी है और यहाँ वोटिंग का परसेंट भी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तमाम एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ये कि ज्यादा मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है और बहुत कम मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है। लिहाजा दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज देखने से पहले पिछला रिकॉर्ड देखना जरूरी है। 2014 के चुनाव में दूसरे दौर में 67.3% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में 70.1% मतदान हुआ। विकास तो चौमुखी दिख रहा है। सड़कें टूटी हुई है, नाला टूटा हुआ है, मकान, शौचालय, गारंटी, धोखा, छलावा, कोई भी पार्टी है सब चोर है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वोट देने में 2024 में 61% मतदान हुआ। 88 सीटों पर हुए मतदान का अगले चरण पर क्या असर होता है, फिलहाल ये बताना असंभव है। बहरहाल चुनावी संग्राम सीटों को देखें तो बहुत दूरी तय कर चुका है, लेकिन फेज के हिसाब से अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। लिहाजा 4 जून के इंतजार के अलावा पक्ष विपक्ष की बस दलीलें हैं, जिनकी जीत के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां वोटिंग हुई, वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है।
2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। वायनाड में राहुल गांधी की, तिरुअनंतपुरम में शशि थरूर की, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, मथुरा में हेमा मालिनी की, मेरठ में अरुण गोविल की, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की, जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की। दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का 400 के पार जाई हो, बीजेपी के अब की सारा कार्य आई हो, पलट के पलट अब की पेनिए रे काम आई ललटनी। मोदी ऐसन सच्चा सेवक केहू नाही भइले रे, जाता किसान लोग के जनवा नेताजी तोहरे घराना। देश को लूट लिया गठबंधन वालों ने, 370 के सुन ले हो खबर कहानी, मोदी जी के डर से थर थर कांपे पाकिस्तानी। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार